मनुष्य प्रकृति की जिन तमाम सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, उसमें तड़ित को, भूकंप को, दावाग्नि को, ज्वालामुखियों के फटने को, इनको अगर आपदाएं माने तो दक्षिण एशिया के पास एक ऐसा सालाना पैटर्न है जो 3 चीज़ों को निर्धारित करता है। या कि सूखा पड़ेगा, या बाढ़ आएगी, या कि सब हरा भरा होगा। और इन तीनों ही चीज़ों का जो कारक है और जो योजक है वो है मानसून। मानसून आजकल भारत के ऊपर छाया हुआ है, कहीं कमज़ोर, कहीं ज़ोरदार, अलग अलग दस्तकें और अलग अलग स्वरूप हैं। तो आज के एपिसोड में बाबा मंडल में बात मघा नक्षत्र की, मानसून की। तो मानसून का इतिहास जो दक्षिण एशिया में है वो बहुत पुराना है। कितना पुराना है कभी सोचा आपने? हिमालय जितना पुराना। 5 करोड़ साल पहले तिब्बत की प्लेट पर चलती हुई एक ऐसी प्लेट जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर के ऊपर की ओर जाना शुरू होती है और हिमालय अस्तित्व में आता है। और जैसे जैसे हिमालय बनता जाता है वैसे वैसे मौसमों का एक पैटर्न तय होता है। अगाध गर्मी, और इस गर्मी से हवा का गिरता हुआ दबाव, और इस दबाव की तरफ खिंचकर आते हुए हिंद महासागर और अरब के सागर के तमाम सारे मेघ जो वाष्पोत्सर्जन से वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। इस वैक्यूम को भरने के लिए हवा की एक प्रवृत्ति होती है, आर्द्रता की एक प्रवृत्ति होती है, वो ठंडे से गर्म की तरफ मूव करता है। और इस तरह से बादलों ने पहली बार विंध्य की श्रृंखलाओं तक पश्चिम घाट से होते हुए जहां पे उनका द्वारचार हुआ और फिर आगे आके हिमालय से टकरा करके और एक जमीन को बार बार लगातार सींचा। 5 करोड़ है, 2 करोड़ वर्ष है, या 70-80 लाख वर्ष है, तमाम अलग अलग राय इसको लेकर के हैं। लेकिन मानसून का इतिहास धरती पर और दक्षिण एशिया में इतना पुराना है। मानसून है क्या? ये मघा नक्षत्र है क्या? इसे हम जीवन माने, इसे जीवन की संज्ञा दें, इसे एक भाव माने, या प्रकृति की एक सालाना क्रिया माने, एक चक्र माने? तीनों ही अवस्थाओं में मानसून सही बैठता है। तो आज जब हम मानसून की बात करेंगे तो शुरुआत प्रकृति से करते हैं कि प्रकृति के लिए मानसून क्या है। लंबे सूखे के बाद में और बसंत के बाद चैत की शुरुआत से लेकर अगले 3 महीने 4 महीने तक लगातार धरती तपती है, उबलती है, सूखती है, सब कुछ रुका हुआ सा लगता है। और इस समय के बाद, इस फसल कट के घरों में बंद हो जाने की प्रक्रिया के बाद, जब मनुष्य और प्रकृति अपने सृजन के आकार में दोबारा सृजन की गुंजाइश खोजते हैं तो उस बेला को हम मानसून कहते हैं। मानसून वो समय है जब चौमासा शुरू होता है। चौमासा और मानसून वो समय है जब प्रकृति रजस्वला होती है, और रजस्वला ही नहीं होती, इसके बाद डिंबवाहिनी होती है, यानी सृजन यहां से शुरू होता है, जन्म यहां से शुरू होता है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब बारिश का मौसम आ जाए, चौमासा लगे, तो जंगलों में जाना बंद कर देना चाहिए। उसके कई कारण थे। तमाम कीट, तमाम जीव व्याकुल, बेचैन, भागते नजर आते रहेंगे। इन सब के बीच में आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इसको वर्जित बताया जाता था। दूसरी बात यह है कि तमाम जीवों के लिए ये प्रजनन का, नए सृजन का समय भी है। उनको डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए भी इसे वर्जित किया जाता था कि भाई आप बर्ड सेंचुरीज जहां पे हैं, जंगल जहां पे हैं, वहां पे आप अननेसेसरीली जाएं नहीं। तमाम तरह के कृमि, विषधर, सर्प, ये सब इस वक्त निकल करके बाहर होते हैं क्योंकि उनके बिलों में, भट्टों में पानी भर जाता है, तो इसलिए वो सुरक्षित भी नहीं है।
तो प्रकृति के लिए ये एक रिचार्ज सीजन है, जिसमें केवल वाटर बॉडी, केवल जलाशय रिचार्ज नहीं हो रहे होते, धरती के अंदर ही जल के स्तर को दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा रहा होता है, सृजन रिचार्ज हो रहा होता है। पौधे पेड़ों को आप देखें धुलकर, धवल होकर, मिट्टी गीली होकर, और जो भी बारिश के बाद सूखा, टूटा, खत्म हुआ, जिसका भी अस्तित्व समाप्त हुआ, जहां पे भी प्राण खत्म हुए, उन सबको गला के, सड़ा कर, खाद बना करके और दोबारा से उनको प्रकृति के लिए उपयोगी बनाना, जीवों के लिए उपयोगी बनाना। तो ये प्रकृति में मानसून ये विधान, ये प्रक्रिया करता रहा है। दूसरी सफाई होती है, जंगलों की, गांवों की, तमाम सारी जगहों की सफाई, और सफाई के साथ साथ मृदा, जो जब नदियों में मानसून का पानी पहुंचता है, बाढ़ आती है तेज प्रवाह के साथ में, और खूब मटमैली मिट्टी हम देखते हैं, तो तमाम सारी ऐसी मिट्टी खेतों तक और नहरों के माध्यम से तमाम मैदानी इलाकों में फैलती है, जिसमें उपजाऊ होने की क्षमता जो सामान्य मिट्टी है या जो खेतों में मिट्टी है उससे बेहतर होती है। तो उपज के लिए ये, उसके लिए भी एक रिचार्ज है। प्रकृति के अलावा जो ग्रामीण भारत है और जो शहरी भारत है, यह मानसून को दो अलग अलग तरीके से देखता है। शहर पूरे समय ये रोना रोता रहता है गर्मियों में कि यार बारिश हो जाती, दीवारें तप रही हैं, एसी काम नहीं कर रहा है, कूलर ठप बैठा हुआ है, पंखे में जीवन जिया नहीं जा सकता है, कंक्रीट की बनी हुई इमारतें जिनमें मुर्गे के दड़बों की तरह इंसान कैद है, वो ऐसे महसूस होते हैं जैसे तंदूर में रोटियां लगा दी गई हैं, आपका टिक्का बन रहा होता है। उस पूरी प्रक्रिया के बीच में हर व्यक्ति सोचता है कि बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत हो जाए। लेकिन शहर जैसे बने हैं, और जो पुराने शहर हैं उनकी जो क्षमता थी जब वो बने, और जो नए शहर हैं वो भी क्षमता से अधिक पटे हुए हैं, तो इन शहरों में जो आबादियां हैं वो बहुत कम जगह में बहुत सारी है, और ये बहुत सारी आबादी जब बहुत सारा निर्माण करती है, हर चीज को घेरने की, उस पे काबिज होने की, वहां पे सीमेंट लगाने की कोशिश करती है, तो वो बाधित कर देती है पानी के सहज प्रवाह को। हम अक्सर ये देखते हैं कि बाढ़ आई और होटल गिर गए, भवन गिर गए, विद्यालय गिर गए। ये बारिश से ज्यादा मनुष्य के कर्मों का खुलासा हो रहा होता है। आपने विद्यालयों के भवन किस गुणवत्ता के बनाए थे ये पता चल जाता है। आपने कहां कहां पे नदियों और जो जल का रास्ता था, जो बारिश के पानी का रास्ता था, जो नाले थे, उनको आपने कहां कहां पे तोप दिया है, बांध दिया है, रोक दिया है, घेर लिया है। ये उसका उद्घाटन है, ये उसकी गवाही है। और शहरों में तो आपने जो किया है पानी को रुकने का, रखने का और जाने का, ये सब रास्ते आपने खत्म कर दिए। इसलिए थोड़ी सी बारिश वाणिज्यिक राजधानी मुंबई या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या ऐसे तमाम सारे छोटे बड़े शहरों की कलाई खोल देती है। तो पानी मांग रहे जो लोग होते हैं वो घुटने घुटने तक, कमर तक और कई बार सर तक पानी में होते हैं। आपदाओं की कहानियां टेलीविजन स्क्रीनों पे बार बार आ रही होती हैं, भूस्खलन की खबरें आ रही होती हैं, बाढ़ की खबरें आ रही होती हैं, पानी मेघ फटने की खबरें आ रही होती हैं। शहर की यह त्रासद कथा होती है, और शहर की जैसी ही कथा आप पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पे पाएंगे, जहां पे लगातार निर्माणों ने, लगातार परियोजनाओं ने, वो आवश्यक हैं, अनावश्यक हैं, उनको कैसे किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बहस है। अगर आप बहुत गवाही देंगे कि पर्वतों को पर्वतों सा रहने दीजिए, उनको शहर मत बना दीजिए, तो आपको विकास विरोधी कहा जा सकता है, किसी एक विचार का विरोधी बताया जा सकता है। लेकिन अर्बन प्लानिंग एक चीज होती है जो हमारे यहां मंत्रालयों से लेकर के सरकारी विभागों तक फाइल के ऊपर लिखी तो होती है,
लेकिन उस फाइल के अंदर अर्बन प्लानिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि अगर होती तो गुड़गांव से लेकर के नोएडा गाजियाबाद तक और मुंबई से लेकर पुणे नागपुर तक ये त्रासद तस्वीर देखने को नहीं मिलती। बाढ़ का ऐसा स्वरूप नहीं दिखता, बारिश इतना कष्ट तो नहीं दे रही होती। इससे एकदम विपरीत कहानी जो है वो गांव की कहानी है। और गांव के लिए दो तरह के भाव हैं। एक, जब आप आनंद से, सुख से, जीविका की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से और अपने नॉस्टैल्जिया में गांव की तरफ देखते हैं तो आपको एक बारिश दिखाई देती है, और दूसरी बारिश गांव का भी रहस्य खुलती है। महामारियों की दस्तक, तमाम तरह के रोग, तमाम तरह के कृमि, तमाम तरह के विषधर, तमाम तरह की आपदाएं वो बारिश के मौसम में आती है। हाइजीन का सबसे ज्यादा कबाड़ा गांव में बारिश के समय में होता है। पानी कहां से निकलेगा, कहां जाएगा, और उसकी भी वजह यही है कि गांव अर्बनाइज हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये अर्बनाइज होने के बाद की समस्या है, उसके पहले भी ये समस्या थी। गांव में घुसना और गांव से निकलना बारिश के मौसम में एक बहुत दुरूह काम होता था। बैलगाड़ियों के पहिए धक्के लगा के निकाले जाते थे। जीपें, कारें अक्सर फंसी मिलती थी, उनको किसी ट्रैक्टर से खींच करके बाहर निकाला जाता था। साइकिल वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए गांव के रास्ते सबसे खराब रास्ते होते थे। बारिश में हफ्ते 5 दिन भीग चुकी जमीन धीरे धीरे अपने ऊपर शैवालों को पैदा कर लेती थी। लोग अपनी चिकनी हो चुकी चप्पलों से जब उस पर चलते थे तो फिसल फिसल के गिरते थे। खूंटे उखाड़ जाया करते थे, जानवर खूंटे उखाड़ लिया करते थे, छप्पर चूने लगते थे। तमाम तरह की टूटी फूटी चीजें देखने को बारिश में मिलती थी। और इसलिए एक पहले नियम था कि गर्मियों में गेहूं की कटाई के बाद में घरों को दुरुस्त किया जाता था, क्योंकि सरपत सूख गया है, पुआल सूख गया है। ये समय है जब आप नए सिरे से अपने घर को फिर से रेनोवेट कर लें, फिट कर लें, उसको रेन रेडी कर लें, बारिश के लिए तैयार होना। तो बारिश के लिए तैयारी में क्या है? आपको अचार डाल लेने हैं, आपको सिरके बना लेने हैं, आपको गुड़ बना करके रख लेना है, आपको तैयारी कर लेनी है अनाज की, उसको धो सुखा करके रख लेना है अगले 4 चौमासे के लिए, उसकी तैयारी कर लेनी है। इसके साथ साथ आपको अपने घर दुरुस्त कर लेने हैं। कहाँ से नाली का रास्ता होगा, कहाँ से नापदान और नारा चलेगा, कहाँ से पानी निकलेगा, छत का पानी किधर गिरेगा, कहाँ की मिट्टी वो काटेगा, किन छप्परों को फिर से ठीक करने की ज़रूरत है, किन छतों के ऊपर मिट्टी को वापस से पीट करके बैठा करके और उनके ऊपर चिकनी मिट्टी के लेपन की ज़रूरत है, ढाल लाने की ज़रूरत है। ये सारी चिंताएं, खपरेलों को ठीक करने का काम, जहाँ जहाँ सीलन आती है उनको दुरुस्त करने का काम। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गाँवों में देखने को मिलती रही। लेकिन ये सब ही नहीं है। मॉनसून दरअसल इस देश का वित्त मंत्री भी है। राजनीतिक वित्त मंत्री सत्ताओं के साथ आते जाते रहे, लेकिन भारत का एक स्थायी चिरस्थायी वित्त मंत्री यह मॉनसून है। और इसीलिए मॉनसून कैसा होगा, इससे हमारी सरकार की चिंता और खुशी तय होती है। मॉनसून कमजोर हो जाए, अब इस बार बहुत मुश्किल साल है, एक तरफ हरमूज और दूसरी तरफ कमजोर मानसून, तो खासा चिंता इस बार सरकार के सामने है। वित्त मंत्री इसलिए क्योंकि जीडीपी में इसका योगदान है। बार बार कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। शहरों में रहने वालों को पता नहीं चलता है कि कृषि कहां पे हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं और कैसे हो रही है, लेकिन वाकई कृषि प्रधान है, क्योंकि मॉनसून तय करता है कि आपकी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अर्थव्यवस्था की सेहत को तय करती है, महंगाई को तय करती है। तो सत्ता के लिए मॉनसून एक स्थिति है, और सत्ता के लिए मॉनसून इसलिए भी स्थिति है क्योंकि सरकार के 3 सत्र होते हैं, अगर विशेष सत्र ना बुलाए जाएं तो। मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र और उसके बाद में बजट सत्र। तो मॉनसून सत्र प्रायः बारिश वाला होता है। अब आजकल सारे सत्र बारिश वाले ही होते हैं। बहुत सारी उल्का वृष्टि हो रही होती है, बहुत सारी शब्द वृष्टि हो रही होती है, बहुत सारे आरोप वृष्टि के समय बहुत सारी आरोप वृष्टि हो रही होती है। इस बार भी मॉनसून का सत्र जो है कुछ ऐसा ही रहने वाला है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र चेंज कर लिया है। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में किसी झंडे को पकड़ के आए थे और अब कोई झंडा पकड़े हुए हैं। अब ये दो झंडों के बीच में जो उनका आना और जाना है, इसमें मानसून के मेघ खासे बरसेंगे, ऐसा माना जा रहा है। परिसीमन पे भी बातचीत होगी। बहरहाल हम मानसून सत्र में इतना नहीं घुसते हैं। ये आप आज सुन रहे होंगे और कल से मानसून सत्र होगा। एक तीसरा भाव है और वो है कि मानसून जो है वो भाव की दृष्टि से कैसा है। भाव की दृष्टि से मानसून हमारे देश में और पूरे दक्षिण एशिया में एक विचित्र संयोग है, क्योंकि जब हम भाव की बात करते हैं तो कवित्व से लेकर के जीवन तक, संवेदनाओं से लेकर के भावनाओं तक तमाम सारे बिंब ऐसे हैं जो बारिश से बंधे हुए। यही बारिश जब थोड़ी सी तपिश को कम करती है और मिट्टी से उठती है सौंध, और फिर उस सौंध के बाद में एक गीली खुशबू आती है। पहले एक सूखी खुशबू होती है सौंध की और फिर एक गीली खुशबू आती है। ये बसंत से कम मारक नहीं है और इसलिए बारिश संयोग का समय है, प्रेम का समय है, सृजन का समय है। लेकिन इसी संयोग में और इसी प्रेम में और इसी सृजन के समय में आप कल्पना कीजिए कि कोई किसी परिस्थिति की वजह से इससे वंचित रह रहा हो। आपके सहचर का आपके जीवन में नहीं होना, दूर होना, किन्हीं परिस्थितियों से बहुत दूर होना, ये सारी परिस्थितियां विरह को लेके आती और यहीं से निकलता है, फूटता है बिरहा, यहीं से चलती है कजरी। इन सारे भावों में जब हम संयोग और वियोग को देखते हैं तो पाते हैं कि वियोग और संयोग व्यक्ति के परिस्थिति के हिसाब से मानसून का प्रभाव है। मानसून है सबके लिए एक, लेकिन व्यक्ति की परिस्थिति तय करती है कि वो मानसून को किस तरह से देखेगा। तो किसी के लिए ये परिवार के साथ, अपने सहचर के साथ में, जीवन साथी के साथ आनंद का समय है, और किसी के लिए ये वो समय है जब उसको टीस है। और टीस केवल इस बात की नहीं है कि जो कवित्व भाव है कि हम अपने सहचर के साथ हों, टीस इस बात की भी है कि ये कठिन समय है, इसमें किसी का साथ होना जरूरी है। क्या टूटेगा, क्या गिरेगा, क्या बचेगा, क्या बह जाएगा, इन सब के बीच हमारे साथ कौन होगा? व्यक्ति साथी खोजता है। व्यक्ति सोचता है कि कोई इस वक्त उसका साथ देने के लिए हो। और ऐसी ही जो व्यवस्था है और सोच है, इसी वजह से आप देखिए कि मानसून के साथ उत्सव भी शुरू होते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद विष्णु तो सो जाते हैं और विष्णु के सोने के बाद में लोग तमाम तरह के उत्सवों में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसी में नाग पंचमी है, गुड़िया का त्योहार है। इसी में आगे चल करके फिर रक्षाबंधन है। सावन के सोमवार में इसी में शिव को का जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाया जाएगा। तमाम छोटी बड़ी यात्राएं, तमाम छोटे बड़े उत्सव। आगे चलते चलते फिर गणेश चतुर्थी, पितरों का तर्पण और ढेर सारे तीज, कितने ही त्योहार हैं। ये सारे त्योहार क्यों हैं यहां पे? इस बेला में क्यों हैं? जाड़े में एक समय आता है जब सारे पर्व रुक चुके होते हैं। गर्मियों में एक समय आता है जब सारे पर्व रुक चुके होते हैं। सर्वाधिक पर्व इसी समय में क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि ये समय है समाज में लोगों का एक साथ आकर पकाना, रहना, समय बिताना, ये सब करने का। इसलिए मेड़ों पर रखी हुई चावल की रास और उस बेरन को, उसकी रोपाई करने के बाद में जल से भरे हुए सौंधी गीली खुशबू वाले धान के खेतों से हटकर व्यक्ति जब घर आता है तो उसके पास यही काम है कि उसको उत्सव में रहना है, उसको उस समय उत्सव धर्मी रहना है। कुछ समय देवताओं का, कुछ समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, कुछ समय गीत संगीत का,
बैठ के बातें करने का। और जब उत्सव होंगे तो एक साथ पकाया जाएगा, एक साथ खाया जाएगा, एक साथ खिलाया जाएगा, और इससे भी लोग लाभान्वित होंगे। और उस समय क्या खाया जाएगा इसकी पूरी तैयारी होती है, क्योंकि खेतों में पानी भर जाता। लोगों को लगता है, शहर में बैठे व्यक्ति को लगता है कि सूखे की समस्या बारिश होते ही समाप्त हो गई। ऐसा होता नहीं है। सूखे की समस्या कभी भी बारिश होते ही खत्म नहीं होती है। बारिश होने से सब्जी अपने आप अचानक से उग नहीं आती। और शहर के लोगों को लगता है कि बस इतना सूखा, इतनी गर्मी थी और इसके बाद में बारिश हो गई और बस अचानक से सब्जियां फूट पड़ेंगी। ऐसा होता नहीं है। बारिश का होना सूखे की या अनाज सब्जियों के ना होने की समस्या का तात्कालिक समाधान नहीं है। मिट्टी तैयार होती है और उस मिट्टी से फसल के तैयार होने में, नई सब्जियों के उग आने में, पहुंचने में आपके बीच में समय लगता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय लगता है। बारिश में बहुत संकट होता है सब्जियों को पाने का, क्योंकि या तो इस वक्त सब्जियां बोई जा रही होती हैं और उनमें फसल नहीं होती, इसलिए आप अमूमन पाएंगे कि बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम ऊपर चले जाते हैं, वो महंगी हो जाती है। और दूसरा क्या है कि रीच कम हो जाती है। तमाम सारे रास्तों पे तमाम सारी ऐसी चीजें जिन पर आप आश्रित रहते हैं वो आपकी पहुंच से बाहर रहती। और इसीलिए आप देखेंगे कि कंद प्रकंद, कंद मूल, इन सब के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। बारिश के पहले तैयार हुआ सूरन, जिसे ओल भी कहते हैं, जिमीकंद भी कहते हैं, खोद के घरों में रख लिया जाता है। आलू इकट्ठा कर लिया जाता है। सत्तू खा रहे सारे लोग अब धीरे धीरे बेसन की तैयारी कर लेते हैं। तो चने को सुखा के, धोकर, बीन कर और उसको पीस करके बेसन तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए एक व्यवस्था बना के आती हैं कि बिना प्रिजर्वेटिव का पैकेज्ड फूड है आपके लिए। ये आपको मैगी खरीदने की आवश्यकता नहीं थी हमेशा से, और ना हमेशा से मैगी थी। यही सब व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो ये उत्सव जो हैं, ये लोगों को एक साथ लाकर इस मौसम में, और कैसे सब मिलें, सब बैठें, सब कुछ अच्छा सृजनात्मक करें, कुछ रचनाधर्मी काम हो, कुछ पॉजिटिव चीजें सोची जाएं, कुछ पॉजिटिव चीजें सुनी जाएं और मिल बैठकर खाया जाए। उत्सव यही सिखाते हैं। उत्सव परंपरा का यही मतलब है, और इस मौसम में इसीलिए उत्सव अधिक होते हैं। तो ये तो कुछ बिंब हो गए, लेकिन कुछ बिंब बारिश के हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए बिंब हैं। जैसे पारिस्थितिकी का बिंब अब आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बारिश का मतलब था कि 4-5 जीव आपको साल में इसी दौरान मिलते थे। आपके गांव, घर, शहर, टोले, कस्बे जहां आप रहते हैं, वहां पे मेढकों का तिमिर राग, अब वो टरटराहट सुने हुए जमाना हो गया है। वरना रात में आप सोने से पहले इतने बेचैन होते थे कि ये कैसे चुप होंगे। और वो हरे चमकते चिकने मेढक जिनकी छाती पीली है और वो गर्दन तक विलंबित की तरह फैली हुई है, और उसमें वो हवा भर भर के फुसफुसी श्वसन करते हुए और वो टरटराहट की आवाजें निकालना। और इसके साथ में सापेक्ष होता था झींगुरों का तिमिर राग। रात रात भर झींगुर झिन 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 बजते रहते थे। झींगुरों और मेढकों के साथ इनकी जो कदम ताल थी वो विचित्र रही। इस मौसम की एक और बहुत कमाल का जीव है, शहरों से नहीं दिखाई देता। आप लोग अंग्रेजी में उसे फायर फ्लाइज कहते हैं। सरपत के झुंड, और सरपत के झुंड जिन तालाबों के इर्द गिर्द घिरे हुए होते थे, रात में वहां पे टिमटिमाते हुए जुगनू एकदम अलग, एकदम अलौकिक अनुभव लेके आते थे। साल भर ये अनुभव किसी को नहीं मिलता था जो मॉनसून हमें लाके देता था। अब नई पीढ़ी के बच्चों ने फायरफ्लाइज की कहानियां सुनी है, उनको एनिमेटेड फिल्मों में देख रहे हैं और उनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सीधा अनुभव उस तरह का नहीं है। सीधा अनुभव अगर
हो भी कैसे, क्योंकि अब वो ग्राम्य जीवन नहीं है, वो गांवों की एक्सेस नहीं है, और इसको कभी विजिट करके इसका आनंद नहीं लिया जा सकता है कि आप एक बार जाइए, घूम आइए गांव में और जुगनू देखने चलते हैं और जुगनू देख के आ गए। क्योंकि कोई भी अनुभव ग्राम का वो अपने आप में एक पैकेज होता है। आप क्या खा रहे हैं, कहाँ रुके हैं, कैसे सोए हैं, कैसे उठे हैं, कब पहुंचे हैं, क्या देखा है, ये सब बहुत इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंस है। तो जुगनू एक का तो जिक्र नहीं करेंगे तो बहुत पाप हो जाएगा, और इसलिए खास तौर पे ये बारिश के मौसम में, मानसून के समय में गांव में दिया बत्ती से पहले खाना बन जाया करता था, और लोग दिया बत्ती से पहले खाना खा लिया करते थे। कोशिश होती थी कि 5 से 6 के बीच में ही खाना वाना खा करके तठिया लुटिया धो करके रख दिया जाए, क्योंकि बारिश में चींटियों के पंख निकल आते हैं, उनको हम पाखी कहते हैं, और ये पाखी रोशनी की तरफ भागती है। ये वही पतंगा है जिसको लेकर के कबीरदास ने कहा कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वह पलंत, कह कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। तो ये जो पतंगे हैं ये उड़ करके, और जहां पे भी ढिबरी जल रही होगी, आप खाना खाने बैठेंगे तो उजाला तो करेंगे ही, क्या परसा है, कैसा परसा है, और कैसे खाना है, क्या खाना है। नहीं तो सब्जी की जगह पे चटनी का कौर एक ही बार में उठा के मुंह में भर लेंगे, बड़ा तीखा लगेगा। आलू समझ के आम का अचार एक ही बारे में उसक देंगे तो दांत खट्टे हो जाएंगे। तो दिन रहते खा लिया जाता था, क्योंकि अरबी की सब्जी बनेगी तो समझ में नहीं आएगा कि ये इसमें पाखी के पंख हैं या प्याज पड़ा है। वो इस स्तर तक हो जाते थे। बहुत आतंक होता था, और झुंड होते थे, एक एक प्रकाश स्तंभ के पास, रोड पे आप देख लीजिए, ढिबरियों के पास, जलते हुए बल्बों के पास, छप्पर से लटकाई गई लालटेनों के पास बेहिसाब पाखी होती थी, बेहिसाब असंख्य पाखी, और वहां से चलना निकलना तक मुश्किल हो जाता था। तो वो उसको याद ना करें तो मानसून की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। तो ये आपके झींगुर हो गए, आपके मच्छर हो गए, आपके मेढक हो गए, आपकी पाखी हो गई, ये सारे के सारे जीवों से भी मुलाकात इसी समय होता है। इस पारिस्थितिकी में जो मनुष्य है उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है तौलिया। तौलिया सूखता नहीं है। तौलिया जिस समय आप इस्तेमाल करते हैं उस समय जो आप वस्त्र पहनते हैं वो भी नहीं सूखते हैं। और पहले प्रेस वगैरह की बहुत व्यवस्था नहीं थी और इतने कपड़े भी नहीं होते थे, तो गांव में कई बार लोग हल्के नम कपड़े पहनने के लिए विवश होते थे, और ये हल्के नम कपड़े उनकी देह पर कुछ चकतियां पैदा कर देते थे, इन्फेक्शंस होते थे, हाइजीन की समस्या होती थी। तो ये सब समस्याएं भी, ये सब पारिस्थितिकी के साथ साथ जो जीवन शैली में हम लोग चीजें देखते थे वो भी यहाँ पे देखने को मिलती थी। आयुर्वेद कहता है कि मानसून के समय में खाना हल्का खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा संक्रमण का समय है। आपने दाल पकाई, आपने भात पकाया, आपने कोई सब्जी पकाई, सब्जियां खास करके जिसमें टमाटर का, प्याज का, इनका इस्तेमाल होगा, वो और भी जल्दी खराब होंगी। तो ये बहुत समस्या रहती है, और खराब खाना खा करके और जहां पे निकलना जाना दूभर है बहुत मुश्किल होती है। तो इस परिस्थिति में खान पान के लिए आयुर्वेद कहता है कि आप हल्का खाएं, ताजा खाएं और कम खाएं, समय से खाएं। तो ये जीवन शैली में जो बदलाव आया करते थे, और इसीलिए आप देखें कि ये जो सारे के सारे उत्सव और पर्व हैं, ये आपको तमाम तरह के व्रतों की तरफ, तमाम तरह के निग्रहों निषेधों की तरफ लेके जाते हैं कि भाई इस दौरान ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं छूना है, वो नहीं छूना है। भादों में दही वर्जित हो जाता है। वो इसलिए वर्जित हो जाता है क्योंकि भादों में दही मीठा हो ही नहीं सकता, खट्टा ही होगा। और खट्टा इसलिए होगा क्योंकि मटकियां सूखती नहीं है, धूप नहीं लगेगी, तो मटकी में जमाया गया जो दही है वो उसमें खटास बढ़ी रहेगी। पिछली बार का जोरन इस बार के दही को खट्टा करता रहेगा। उसको धूप मिलनी बहुत जरूरी है और इसलिए उसको वर्जित बताया गया। इसी दौरान पितृपक्ष है, 15 दिन हाइजीन के, कि आप नहाएं, आप इन नियमों का पालन करें, अपने बाल साफ कराएं, ये सारी चीजें, तो ये सब भी उसी के समय बताया जाता है। तो खान पान हो या आपकी जीवन शैली हो, ये तमाम सारी छोटी बड़ी चीजें
हम मानसून के इर्द गिर्द देखते हैं। और इसी के साथ अनाप शनाप बीमारियां भी, शहरों को डेंगू जैसी बीमारी इसी मौसम ने दी। मच्छरों का आना, मच्छरों का होना, मलेरिया फैलना, इंसेफेलाइटिस, तमाम तरह के ये चिकनगुनिया, तमाम तरह की व्याधियां, तमाम तरह के संकट। त्वचा से संबंधित रोग सर्वाधिक होते हैं। उदर से संबंधित अनाप शनाप रोग लोगों को होते हैं। आंत्रशोथ की समस्या होती है। तो बारिश जब आती है तो हम थोड़ा भी इस नाजुक समय में अगर नियम से, तरीकों से दाएं बाएं जाते हैं तो हमको फिर अलग तरह की तकलीफें भी झेलनी पड़ती हैं। साहित्य में मॉनसून का जो महत्व है और सिनेमा में भी, वो केवल एक कैटलिस्ट वेदर के तौर पे नहीं है। उसके पीछे का एक पक्ष और भी है, क्योंकि ये समय ठहरा हुआ, रुका हुआ समय है। और ये समय है जब किताबें पढ़ी जाती रहीं, कथाएं सुनाई जाती रहीं, सुनी जाती रहीं, और उत्सवों के इर्द गिर्द तमाम सारे दृष्टांत, तमाम सारे पुराण, तमाम सारा रास, तमाम सारी रामकथा, ये बहुत सारी चीजें उसके इर्द गिर्द रहीं। दूसरा, बारिश क्योंकि सूखे के बाद जीवन की संभावना को पैदा करने का कारक है, इसलिए उसे सेलिब्रेट करना एक अनिवार्यता भी है। और इसलिए इंद्र के तमाम प्रहसनों को खंडित करते हुए बारिश के मौसम में कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। और गोवर्धन को उठाना इंद्र को खारिज करके प्रकृति में अपनी आस्था को प्रकटस्थ करने की कहानी है। वो इंद्र के अहंकार को तोड़ती है, जो वृष्टि का कारक है, और प्रकृति की जो सत्ता है और प्रकृति की जो सुंदरता है और प्रकृति का जो महत्व है उसको स्थापित करती है। बारिश की अनंत कथाएं हैं और बारिश के अनंत गीत। राग मालाओं में भी बारिश के लिए अलग से राग हैं। सबको ये उपलब्धियां हासिल नहीं है। कितने सारे नृत्य, कितने तरह के डांस के फॉर्म, चित्रकारी और तमाम सारी कला मंजुषाएं आपको बारिश के विषय के इर्द गिर्द रची बनाई, तैयार की गई, बुनी हुई चीजों के मिल जाएंगे। बारिश वो समय है जब वो प्रकृति की एक रूपता को खंडित करता है। आसमान आपको केवल नीला नहीं दिख रहा होता है, हर क्षण आकार बदलते मेघ दिखते हैं। इसमें कभी अपने दादा नजर आते हैं, कभी अपनी प्रेमिका, कभी दो सिंह आपस में टकरा रहे होते हैं, कभी 4 बैलों की गाड़ी पे बैठ के कोई जा रहा होता है। लगता है कि कठपुतलिया एक बादल पे बैठा है और उसकी चोंच अब सूरज में टोंट मारने वाली है। प्रकृति रंग बदलती है। इंद्रधनुष इसी मौसम में दिखाई देता है। और इंद्रधनुष रंगों का वो वातायन है, वो कैनवास है जिस कैनवास की कल्पना मनुष्य की कल्पना से कहीं बाहर और कहीं बड़ी है। इतने सारे रंग इतने बड़े कैनवस में एक साथ होना, ये अपने आप में एक अपरिमेय घटना है। इंद्रधनुषों को अपनी आंखों से स्वयं देखना बहुत आनंददायक है। मुझे याद है स्फीति में एक बार 2 इंद्रधनुष 2 कोनों में और उस त्रिभुज में तीसरी फलक पर मैं, कितना आनंददायक रहा होगा बारिश के बाद। इसीलिए साहित्य में, कला में और संस्कृति में वृष्टि का जो विधान है वो आपको इतने सारे रूपों में, स्वरूपों में देखने को मिलता है। सिनेमा में गीतकारों ने, इन्होंने भी इसको कभी छोड़ा नहीं। तमाम सिनेमा के निर्देशकों को आप पाएंगे कि वो बारिश को किसी ना किसी रूप में अपने यहां पे लेके आते हैं। और बारिश क्योंकि इतने सारे कलर्स ऐड करती है और क्योंकि उसमें उन कलर्स में तरह तरह के भावों की संभावना है, इसलिए आपको लगभग हर तरह की सिचुएशन में बारिश मिल जाएगी। एक जघन्यतम अपराध का सीन बारिश की वजह से और संगीन बन जाता है। एक नृत्य करते हुए अभिनेता और अभिनेत्री वो बारिश में भीग करके और लामड़मय लगने लगते हैं। एक बारिश किसी को किसी की याद दिलाने के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। बहुत सुंदर गीत है, मेरे प्रिय गीतों में है मुझे जान न कहो मेरी जान। ये गाना
जितना सुंदर गीता दत्त ने गाया है उतना ही सुंदर ये इसका पिक्चराइजेशन भी है। और उसकी सबसे सुंदर चीज जो है वो बारिश है। तो बारिश इतनी कमाल की चीज है। सत्यजीत रे की फिल्मों में जब बारिश को हम देखते हैं तो वो बारिश मुझे लगता है कि वो सिनेमा की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बारिश है। क्योंकि वो बारिश को केवल दूर से नहीं देखते, वो केवल प्रकृति के कैनवस पे एक जाती हुई बारिश में तमाम उगे हुए काश के फूलों भर को नहीं देखते हैं, वो दूर तक भीगे हुए पेड़ों भर को नहीं देखते हैं, वो छोटी डिटेलिंग में जाते हैं, वो पत्तों पे रुकी हुई बूंदों को देखते हैं, वो देखते हैं झींगरों का पानी पे तैर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना, बारिश की बूंदों के साथ आखेट करती पत्तियों और फूलों को देखते हैं। ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग है। छप्पर के तिनकों से टपकता हुआ पानी और उन पानियों से नीचे कच्ची मिट्टी में बनी हुई पानी की छोटी छोटी पीली कटोरियां, इतने सारे सुंदर बिंब हैं, इतने सारे सुंदर दृश्य हैं जो सिनेमा में, सत्यजीत रे के सिनेमा में और वैसे भी हम लोगों ने जो अपने जीवन में देखे हैं। उफनती हुई नदियां, बंद होते हुए स्कूल, रेनी डे कह करके हम लोग को बचपन में याद है कि स्कूल गए और स्कूल जाते समय बारिश हो गई, या स्कूल पहुंचे और असेंबली के ठीक पहले बारिश हो गई, या कई बार बारिश लगातार हो रही है और तब कोई दूरभाष का और व्हाट्सएप का सिस्टम नहीं था कि उसमें मैसेज आया कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुडे। तो एक परंपरा थी कि विद्यालय तक आप गए और विद्यालय पे आपको गेट पे बता दिया गया कि आज रेनी डे है। रेनी डे का मतलब यही होता था कि भैया घर जाइए, छुट्टी। और वो सर्वाधिक उल्लास का दिन होता था कि आज क्लास नहीं होगी। नियम तोड़ने में बच्चों को जो सुख आता है वो अद्वितीय है और वो हम लोगों को बहुत आनंद देता था। बारिश की ही जो मेमोरीज हैं उसमें सबसे ज्यादा फुंसी, फोड़े, नाक से खून का गिरना, नक्सीर फूटना, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को बहुत परेशान करती थी, और उसके साथ में खांसी, ज्वर, बलगम का आना, सीने पसलियों में दर्द, ऐसी तमाम सारी कुरूप तस्वीरें भी हैं, ऐसी तमाम सारी विकृतियां भी हैं। तो बारिश को याद करना, इन सारे कलर्स में जाना है। दूसरा क्या है, मिट्टी का रंग, पेड़ पौधों का रंग, जीव जंतुओं की एनर्जीज, हर तरफ प्रकृति हर क्षण अपने रंगों को, अपने आयाम को, अपने विन्यास को बदल रही होती है। तो बारिश एक्चुअली अपने समय को इतना कलरफुल कर देती है जितना कोई और मौसम नहीं कर पाता है। और इसलिए जहां पे रंग ज्यादा होंगे वहां पे ही रस ज्यादा होंगे, और जहां पे रंग और रस अधिक होंगे वहीं पर साहित्य सृजन, रचनात्मकता की सारी वल्लरियां पहुंचेंगी और वहां से पोषित होकर के अपने फूल अलग अलग दिखाएंगी। चलते चलते बात मॉनसून के संदेश पे, बारिश के संदेश पे, मघा के संदेश पे। और संदेश एक ही है, और उस संदेश की आवश्यकता आज समय में सबसे ज्यादा है। बारिश का होना पानी के होने से जुड़ा है। रिश्तों में, लोगों के बीच, राजनीतियों में, विचारों में, एक दूसरे के साथ काम करते हुए, एक दूसरे को जीवन के संघर्षों से जूझते हुए जब हम देखते हैं, और जब हम अपनी तरफ से कोई कदम उठाते हैं, अपना कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जब हम धारणाओं के बारे में अलग अलग लोग और अलग अलग चेहरे अपने दिमाग में गढ़ रहे होते हैं, जब हम सर्टिफिकेट्स की गड्डी लेकर उन पे तरह तरह के रिमार्क लिखते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित कर रहे होते हैं, और समाज में उनको बांट बांट कर किसी की छवि अच्छी और खराब कर रहे होते हैं, इन सारे समयों में हमें पानी रखना चाहिए। क्योंकि पानी रहेगा तो हम मानवीय रहेंगे, पानी रहेगा तो मनुष्य रहेगा, और पानी रहेगा तो ये प्रकृति रहेगी। दुनिया के इस पूरे क्षितिज से बाहर तमाम सारे ग्रह
इसीलिए जीवन के संकेतों से वंचित हैं, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। और हमारे पास तो पानी के लिए मानसून की एक सालाना प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया भारत को, हमारे समाज को और हमें व्यक्तिगत रूप से सबको सृजन के एक प्रवाह से जोड़ती है। हम शहरों में बैठकर जब जब बारिश को गाली दें तो हमेशा ये हमें सोचना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए कि ये पानी हमारी जीविका से, हमारे जीवन से, हमारे अन्नप्राशन से जुड़ी हुई है। इसकी भर्त्सना करने के बजाय इसका स्वागत करना है और व्यवस्थाओं को ठीक करना है कि वो उसके रास्ते बाधित करने के बजाय उसे संरक्षित करने के बारे में सोचें। और अपनी जिंदगी में जहाँ भी, जितना भी मुमकिन हो, पानी रखें, आँखों में, सोच में, तरीकों में, लोगों के लिए और अपने लिए भी। बाबा मंडल के इस एपिसोड में इतना ही। जय हो।